हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आया है, जहां पर चाइना पर मोदी सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, साथ ही भारत चाइना विवाद को लेकर बड़ी खबर, जहां युद्ध की तैयारी कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, सारी बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले हम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर कदम का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि चाइना भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों की चाइना से मुकाबले के लिए ताइवान की तैयारी, नौसैनिक बेड़े में शामिल करेगा पनडुब्बी। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना पर मोदी सरकार ने कर दिया ये बड़ा हमला, बड़ा डिजिटल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, 43 एप्लीकेशन को बैन कर दिए हैं। बताएंगे कौन कौन से एप्लीकेशन है और कारण क्या रहा उसका बंद करने का। साथ ही बताएंगे जहां भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है चाइना, LAC पर कर बैठा ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, बड़ी ही भयावह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों भारत चाइना विवाद को लेकर। बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही बताएंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, मिशिगन में भी जो बाइडेन को मिली जीत। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का हुआ है सफल परीक्षण, 4300 किलोमीटर रफ्तार से करेगी हमला। बताएंगे कौन सा मिसाइल है दोस्तों, और भारत ने जिस प्रकार से यह सफल परीक्षण किया है इसके पीछे कारण और कितनी भारत की सहनशीलता रही है, हर खबरों से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर जिस सुरंग से नगरोटा में आतंकी हमले किए गए थे आतंकवादियों की तरफ से, उसी सुरंग में हमारे भारतीय सैनिकों ने किया बड़ा ऑपरेशन और खोज निकाला सबूत, और अब करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, तो एक एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना पर मोदी सरकार की एक और डिजिटल स्ट्राइक। बैन कर दिए 43 एप्लीकेशन, कई अलीबाबा ग्रुप्स के उसमें शामिल है दोस्तों। बता दें चाइना पर मोदी सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने अलीबाबा वर्क बेंच, अलीपैक, कैशियर, डिलीवरी ऐप, लाल मूव इंडिया, स्नैक वीडियो जैसे एप्लीकेशन को बैन करने का निर्णय ले लिया है दोस्तों। बैन किए गए इन एप्लीकेशन में कुछ पुराने एप्लीकेशन भी है, लेकिन ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव ऐप के तौर पर काम करते हैं। अलीबाबा के कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी बैन किए गए थे, लेकिन इस बार भी अलीबाबा के कुछ सपोर्टिंग एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। बता दें इनमें अली सप्लायर्स, अली एक्सप्रेस, अली पे, कैशियर जैसे एप्लीकेशन शामिल है। इन एप्लीकेशन में ज्यादातर ऐप्स कम पॉपुलर है और इस तरह के एप्लीकेशन को आए दिन गूगल भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा लेता है। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर इन सभी एप्लीकेशन के नाम देख पा रहे होंगे, जिनको मोदी सरकार ने फिर से बैन कर दिया है दोस्तों। इनमें से ज्यादातर एप्लीकेशन अभी भी स्टोर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये जो एप्लीकेशन बैन किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है या प्ले स्टोर से हटाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है चाइना को लेकर, और इससे ये साफ देखा जा रहा है कि भारत अब चाइना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता दोस्तों, और भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अगर आप भी ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इन चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के लिए धन्यवाद मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देख कितने लोग सपोर्ट करते हैं मोदी सरकार का। एक और खबर की माने तो चाइना से ही जुड़ी दूसरी खबर आ रही है, जहां पर क्या भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है चाइना। LAC पर बढ़ाने जा रहा है लड़ाकू विमानों की संख्या। बता दें आपको भारत से तनाव के बीच चाइना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ
हुआ है। आपको बता दें इन 43 चीनी एप्लीकेशन को बैन करने के बाद ये सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर चाइना बॉर्डर पर और मल्टी रोल लड़ाकू विमान की तैनाती कर सकता है। पीपुल लिबरेशन आर्मी पश्चिमी थिएटर कमांड से देश के पश्चिमी क्षेत्रों में J-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए कहा गया है। चीन का सरकारी भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर एक लेख का हवाला देते हुए बताया है कि PLA-WTC एयरफोर्स से जुड़ी एक ब्रिगेड ने हाल ही में यूनिट की व्यापक लड़ाकू क्षमता की जांच करने और उसे बढ़ावा देने के लिए और टकराव से निपटने के लिए एयर टू एयर अभ्यास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेट विमानों को देश के पश्चिमी क्षेत्रों में चाइना की क्षेत्रीय अखंडता की बेहतर सुरक्षा के लिए कमीशन दिया जा रहा है। बता दें कि J-16 फाइटर जेट चीन द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कितने लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे में साफ जाहिर होता है कि चाइना पूरी तरह से भारत से युद्ध चाहता है। लेकिन आपको बता दें भारत ये चाइना के खिलाफ सारे एक्शन लेकर भारत भी जता रहा है कि हम चाइना से डरने वाले नहीं है। अगर चाइना युद्ध ही चाहता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा और युद्ध करने के लिए सीना तान कर खड़ा है। ऐसे में दोस्तों आप अपने भारतीय सेना को और मोदी सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको कितना भरोसा है अपने भारतीय सेना पर 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितना भरोसा है आपको। एक और खबर की ओर चले तो चाइना से मुकाबले के लिए अब ताइवान की तैयारी। नौसैनिक बेड़े में शामिल करेगा पनडुब्बी, जिसको लेकर शुरू कर दिया गया है निर्माण कार्य। बता दें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ताइवान ने चाइना से आर पार करने का मूड बना लिया है। लंबे समय से बातचीत से चीन के साथ चल रहे विवाद को निपटाने पर जोर देने के अब ताइवान की प्राथमिकता में अपनी सेना को मजबूत करना है। इसी के तहत अब ताइवान ने स्वदेश में पनडुब्बी बेड़े के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। ताइवान का इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में अमेरिका मदद कर रहा है दोस्तों। पनडुब्बी बेड़े के निर्माण की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति साई इंग वेन ने एक बार फिर दोहराया है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ताइवान की पूरी मदद अमेरिका से होती हुई नजर आ रही है और ताइवान अपने आप को चाइना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारत को भी ताइवान की मदद करनी चाहिए और बाकी अन्य देशों को भी ताइवान के साथ खड़े होना चाहिए दोस्तों, और ताइवान की पुरजोर मदद करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं तो ताइवान की मदद होनी चाहिए, ऐसा लिखकर अवश्य बताइएगा। और जो लोग नहीं चाहते वो कारण जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो BSF के साथ हुई फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने माना कि कल सीमा पर मारा गया शख्स उसी के यहाँ का है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बता दें जम्मू कश्मीर में आगामी जिला विकास परिषद के चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। सोमवार देर शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में न केवल रेकी के मकसद से एक घुसपैठिया भेजा बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों की लोकेशन जानने के मकसद से ड्रोन को भी उड़ाया। नगरोटा एनकाउंटर पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने सोमवार शाम जम्मू के सांबा सेक्टर में रेकी करने के मकसद से एक शख्स को सीमा के पास भेजा। सीमा पर तैनात जवानों ने पहले इस शख्स को चुनौती दी और जब वो नहीं रुका तो BSF ने फायर कर दिया, जिसमें उस शख्स की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद करीब 1 घंटे के बाद पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा सेक्टर के चक फकीरा पोस्ट के पास ही अपना एक ड्रोन उड़ाया और न केवल घुसपैठियों को ढूंढने की कोशिश की बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों की लोकेशन जानने की भी फिराक में था। और ऐसे में दोस्तों इस घटना के बाद पूरी रात सीमा पर हाई अलर्ट रहा और मंगलवार सुबह BSF की पार्टी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान के आग्रह पर भारत के BSF के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि वो शख्स की पहचान अब्दुल हमीद निवासी शकरगढ़ के रूप में हुई है दोस्तों, और वो पाकिस्तानी था। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान ने स्वीकारा कि वो शख्स पाकिस्तान और उन्हीं का
आदमी था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? आतंकिस्तान को लेकर, जो आतंकवादी को पालता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो मिशिगन में मिली जो बाइडन की जीत, जो बाइडन को जीत। ट्रंप बोले सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन नहीं मानी हार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को मिशिगन में भी जीत मिल गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है दोस्तों। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। जी हाँ दोस्तों, मिशिगन के चुनाव अधिकारियों ने राज्य में जो बाइडन की जीत की घोषणा सोमवार को कर दी। जो बाइडन राज्य में 1,54,000 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। उनकी इस विजय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते रहते हैं। बोर्ड ऑफ स्टेट कैनवासर्स ने 3-0 से जो बाइडन को मिली विजय की पुष्टि की है। इस बोर्ड में 2 रिपब्लिकन एंड 2 डेमोक्रेट्स हैं। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण 4300 किलोमीटर रफ्तार से करेगी ये हमला। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण 24 नवंबर यानी आज सुबह 10 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया। मिसाइल से इस द्वीप समूह के एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। मिसाइल ने तय समय में अपने टारगेट को नेस्तानाबूद कर दिया दोस्तों। सोशल मीडिया पर भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को बधाइयां मिलने लगी हैं। लोग DRDO के रक्षा वैज्ञानिकों की इस सफलता की तारीफ कर रहे हैं। चाइना से करीब 8 से 9 किलोमीटर 8 से 9 महीने से सीमा विवाद और तनातनी के बीच पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई मिसाइलों, टॉर्पीडो, एंट्री मिसाइल सिस्टम आदि का सफल परीक्षण किया है। और कल हुए इस परीक्षण का मकसद था मिसाइल के रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में ब्रह्मोस के इस सफल परीक्षण का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत ये सही कदम उठा रहे हैं और भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा? तो आप भी कमेंट सेक्शन में ब्रह्मोस के सफल परीक्षण को लेकर मोदी सरकार को धन्यवाद अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो चाइना में उइगरों पर अत्याचार, पहली बार पोप फ्रांसिस ने परसिक्यूटेड शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें आपको, शीर्ष ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने पहली बार चाइना के उइगर मुसलमानों के लिए सताए हुए यानी परसिक्यूटेड कम्युनिटी शब्द का उपयोग किया है। इसे चाइना के लिए झटका माना जा रहा है दोस्तों। आप किस नजरिए से देखते हैं और चाइना में उइगरों पर अत्याचार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान को अगले 4 सालों तक मिलती रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। तालिबान पर लग सकती है ये नई शर्तें। बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में 2 दिन के अफगान शांति सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को हुई। इसके उद्घाटन सत्र को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संबोधित किया। कल ही पूरा हो रहे इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के लिए अगले 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी रखने पर सहमति बन गई है दोस्तों। लेकिन काबुल में इस सम्मेलन से ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में आई इन खबरों की है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की माने तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सरकारी जमीन पर बनाया घर। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो अमेरिका के इस बड़े फैसले ने बढ़ाई चाइना की टेंशन। आतंकवादियों से बड़ा खतरा चाइना को। बताते हैं, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाए जाने से चाइना परेशान है। चाइना ने अमेरिका से आग्रह किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीके से हटाया जाए। बता दें कि चाइना और अफगानिस्तान की सीमा झिंजियांग प्रांत में मिलती है। चाइना की चिंता है कि अमेरिका द्वारा यहां से
से सेना हटाए जाने के बाद सुरक्षा स्थिति गंभीर हो सकती है। यहाँ पर उइगर आतंकवादियों को बढ़ने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना का डर साफ जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और ऐसे में ये साफ देखा जाता है कि चाइना को आतंकवादियों से कितना डर लगता है। जिस प्रकार से चाइना ने अमेरिका से अनुरोध किया है दोस्तों और रिक्वेस्ट करके कहा है कि वहां पर अपने सैनिकों को व्यवस्थित और सुचारू और जिम्मेदार तरीके से हटाए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस आतंकवादी से डरते हुए चाइना को लेकर? कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो जिस सुरंग से आए थे आतंकी उसमें 150 फीट अंदर पहुंचे हमारे बीएसएफ के जवान, जिसको लेकर खोल दी गई है पाकिस्तान की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगरोटा में हुए इस आतंकी हमले के बाद यानी कि आतंकियों ने 19 नवंबर की रात बाहर निकलने से पहले सुरंग के अंदर ही छिपे हुए थे। ऐसे में पता चला है कि 173 बटालियन के कमांडेंट राठौर ने बताया है कि जैश के आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए सुरंग में सुरक्षा बल के जवान करीब 150 फीट तक रेंगते हुए गए। इस दौरान जवानों को वहां से बिस्किट के पैकेट और अन्य खाने की सामग्री के रैपर मिले हैं दोस्तों। उनको पैकेट मिला है। पैकेट पर लाहौर स्थित कंपनी मास्टर कुजीन कपकेक नाम दर्ज है। इसके अलावा पैकेट पर निर्माण तिथि मई 2020 और एक्सपायरी डेट 17 नवंबर 2020 अंकित है। जी हाँ दोस्तों, घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि निश्चित रूप से सीमा के दूसरी तरफ किसी पाकिस्तानी रेंजर ने इन आतंकियों की मदद की होगी। खुफिया जानकारी में यह कहा गया है कि चारों आतंकवादियों को शकरगढ़ कैंप ने लॉन्च किया गया और रामगढ़ व हीरानगर सेक्टरों के बीच सांबा जिले के मावा की ओर लेकर जाया गया है। और पिकअप पॉइंट जटवाल गांव था जो पाकिस्तान के नगवाल में आता है। ऐसे में दोस्तों हमारे भारतीय सैनिकों ने उस सुरंग में जाकर के पाकिस्तान में आतंकवाद की नीति का बड़ा खुलासा कर दिया है और इसको लेकर हमारी भारत सरकार अब पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लेगी दोस्तों। ऐसे में आप क्या चाहते हैं? हमारी भारतीय सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाना चाहिए दोस्तों? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। क्या आप भी सर्जिकल स्ट्राइक कहने वाले हैं? देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों। एक और खबर की माने तो लॉकडाउन से भड़के इंग्लैंड के लोग, जर्मनी समेत कई देशों के लोग सड़कों पर उतरी भीड़। जी हाँ दोस्तों, जानलेवा महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और भारत समेत पूरी दुनिया में संक्रमण के मामलों में अचानक बहुत तेजी से इजाफा होने लगा है। लोगों को बचाने के लिए कई देशों ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया है, जो वहां की जनता को रास नहीं आ रहा है दोस्तों। लोग सड़कों पर उतर कर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद कई जगह हिंसा भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों के इस विरोध को सही मानते हैं या गलत? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों सरकार अपने फायदे के लिए लॉकडाउन नहीं कर रही है दोस्तों, इससे सरकार को और नुकसान ही है। वो वहाँ के जनता के फायदे के लिए लॉकडाउन लगा रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या मानते हैं दोस्तों? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो तारिक फतेह का दावा, मेरी हत्या की साजिश रच रहा है पाकिस्तान का आर्मी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तानी सेना उनकी हत्या की साजिशें रच रही है। जी हाँ दोस्तों, फतेह ने कहा है कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान के लोग, क्या ऐसे में आपको नहीं लगता दोस्तों कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में तो होती है और पाकिस्तान में तो हुड़दंग मचाती है दोस्तों, लेकिन अन्य देशों में भी जाकर वो अपनी हरकत नहीं भूलती है? अगर आप भी यही मानते हो तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत के पास अनुभव, हमारे लिए स्पीड के साथ सेफ्टी भी बहुत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जापान में अब पति पत्नी को नहीं रखना होगा एक जैसा सरनेम, कानून बदल रही है वहाँ की सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो चाइना की करतूत उजागर करने वाले नेपाली नेता जीवन बहादुर शाही को जान का है खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेपाल में विपक्ष के नेता जीवन बहादुर शाही को जान का खतरा है। शाही का
ये कहना है कि यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार चाइना ही होगा। नेपाली कांग्रेस के सांसद ने ये बात कह दिया। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो हरियाणा से ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर हरियाणा में सबसे पहले किसे लगेगा कोरोना का टीका, सीएम मनोहर लाल ने प्लान कर दिया है साझा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि एक बार में सभी को टीका देना संभव नहीं है। दूसरे चरण में आवश्यक सेवा प्रदाताओं को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 चरण और होंगे, जिसमें आयु के आधार पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में खट्टर सरकार का ये प्लान और उनकी ये रणनीति काफी कारगर मानी जा रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा की शादियों में भी मेहमानों की संख्या तय कर ली गई है। दोस्तों मैरिज हॉल में 50 और फार्म हाउस में 100 लोगों को बुलाने की इजाजत दे दी है हमारे हरियाणा के खट्टर सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें जहां किसान मार्च को लेकर दिल्ली कूच से पहले ही हरियाणा में अनेक किसान नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोस्तों, जिसको लेकर 2 दिन सील रहेंगी हरियाणा दिल्ली बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूपी कैबिनेट से बड़ी खबर, जहां योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला लव जिहाद को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 10 साल तक हो सकती है सजा। बता दें आपको, लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे में अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी तरह सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों ऐसे में यह बड़ी खबर, जहां पर दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अगले 24 घंटे में कभी भी भयानक रूप ले सकता है चक्रवाती तूफान निवार। चेन्नई में भारी बारिश हो रही है दोस्तों। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार, जिसे साइक्लोन निवार कहते हैं, उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान बुधवार को कराईकल और ममल्लापुरम के बीच टकरा सकता है। इस बीच 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने सरकारी जमीन का किया है अतिक्रमण। अनुराग ठाकुर ने कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें जहां आईटीआर फाइल करने में बचे हैं 30 दिन, अब गलती की होगी तो मुश्किल हो जाएगा सभी लोगों को। ऐसे में दोस्तों जो लोग हमारे भाई साहब और बहनें आईटीआर फाइल करती हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों। और 30 दिन मात्र बचे हुए, कृपया करके आईटीआर फाइल अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही आपको अंतिम खबर की माने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना होगा बेहद आसान। 69,000 पेट्रोल पंपों पर जल्द मिलेगी आप लोगों को ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले हैं तो आप लोग बेझिझक जाकर के इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक कार जाकर खरीद सकते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को चार्ज करने का भी झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि 69,000 पेट्रोल पंपों पर मोदी सरकार ने चार्जिंग पॉइंट की सुविधा कर दी है दोस्तों। ऐसे में आप किस प्रकार से और किस नजरिए से देखते हैं इस खबर को, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में